जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि भारत की जो पारंपरिक पुस्तकें हैं या भारत की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, पौराणिक पुस्तकें हैं, जो हमारी साहित्यिक धरोहरें हैं, अब उनका बोलबाला कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र में मचा हुआ है। बता दें कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को 2024 के लिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि MOWCAP के द्वारा क्षेत्रीय रजिस्टर में दर्ज करने की घोषणा की है। मंगोलिया के उलान बटार में 7 से 8 मई 2024 को आयोजित MOWCAP, जिसे हम अगर हिंदी में अभी हमने आपको बताया कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक के दौरान ये घोषणा की गई है। तो आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब कुछ डिटेल में बताएंगे और आपको बताएंगे कि ऋग्वेद भी इसी तरह ऐड हुआ था, लेकिन कब ऐड हुआ था उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इस करंट इश्यू की बात कर लें। इस बैठक की मेज़बानी की अगर हम बात करेंगे तो मंगोलिया के संस्कृति मंत्रालय, यूनेस्को के लिए मंगोलियाई राष्ट्रीय आयोग और बैंकॉक में यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय ने की थी। यह पहली बार है कि एक ही चक्र में भारत के 3 नामांकनों को एक साथ स्वीकार कर लिया गया है। रामचरितमानस, जिसमें राम के चरित्र को दिखाया गया है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो राम के जीवन व कर्मों की झलक होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी थी, यानी कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो, अगर हो रहा है कन्फ्यूजन तो उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। लेकिन जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वो संस्कृत भाषा में है और उसी रामायण की अवधी भाषा यानी कि हिंदी एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो अवधी भाषा में रूपांतरण एक तरह से उसका एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में किया था, जिसमें राम के जीवन व कर्मों की झलक दिखाई देती है और इसे भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म की सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है रामचरितमानस को। वहीं पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र काव्य पशुओं की दंत कथाओं का संकलन है और इसको भी इसमें शामिल करने की बात की गई है। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कृति सहृदय लोकन संस्कृत भाषा में है और इसमें काव्य, नाट्यशास्त्र और नाट्य अंतर्दृष्टि से संबंधित पाठ और चर्चाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने 10वीं बैठक में यह उपलब्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि प्रभाग के प्रमुख रमेश चंद्र गौड़ ने कुछ बातें कही हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस और रामायण ग्रंथ न केवल भारत में बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी पढ़े जाते हैं। यूनेस्को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और भूटान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के लिए यूनेस्को के प्रतिनिधि टिम कर्टिस ने कहा, यूनेस्को MOWCAP रजिस्टर में इन 3 साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों के दर्ज होने पर भारत को बधाई देता है। यह मानवता को आकार देने वाली विविध और कलात्मक अभिव्यक्तियों की पहचान करके उन्हें संरक्षित करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये साहित्यिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को प्रबुद्ध और प्रेरित करने में सहायक होगी। 1992 से यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड MOW कार्यक्रम सामूहिक स्मृति की अपूरणीय क्षति से बचने हेतु दुनिया भर की लिखित विरासत तक पहुँचे बनाने व इन महत्वपूर्ण कार्यों को संरक्षित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है। अगर हम बात करें तो एशिया प्रशांत के लिए MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में सफलतापूर्वक अंकित 20 वस्तुओं की सूची यहाँ पर दी गई है, जिसको हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिनमें अगर हम कुछ का नाम बताएं तो ऑस्ट्रेलिया और तुवालू, फनाफुटी, द एजवर्थ डेविड 1897 यानी कि 1897 अभियान दस्तावेज है। फिर बांग्लादेश का रुकैया S हुसैन द्वारा सुल्ताना का सपना है, जिसको सबने सुना है, जाना है, जिसमें जेंडर्स बायस की बात की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए चीज़ें हैं कि एक महिला होती है किस प्रकार से सपने देखती है। सुल्ताना का सपना मतलब महिलाओं की आज़ादी की, महिलाओं के जो प्रति एक धारणा है उसको तोड़ने की बात इस पुस्तक में की गई है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सुल्ताना का सपना। और चीन का
चेंगदू पारंपरिक चाय घरों से संबंधित पुरालेख है और चीन का हुइझोंग वंशावली पुरालेख है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। उज्बेकिस्तान का तुर्किस्तान एल्बम 1871 से 1872 है। वियतनाम का हु इंपीरियल पैलेस में नौकांश कलशों पर नक्काशी है। इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत का एक वेद है जिसको भी शामिल किया गया था। अगर हम बात करेंगे तो ये 2007 में शामिल किया गया था, विश्व विरासत बना था ऋग्वेद। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। उन्हीं में से ऋग्वेद को विश्व विरासत बनाया गया था। अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। लेकिन कब किया था? ये 2007 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और 3 ग्रंथ जो हैं अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में हमने अभी शुरुआत में आपको बता दी है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है 37 दस्तावेजों को इसमें शामिल किया गया है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व का पल है। अगर हम बात करेंगे तो भारतीय ग्रंथों में महाभारत भी एक महाकाव्य है जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। और वो कहीं ना कहीं, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी कि भारतीय सेना भी उसकी टेक्नोलॉजी या उनके द्वारा युद्ध नीति, राजनीति और समाज नीति, सभी तरह की नीतियों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। अब उनकी पढ़ाई भी सेना के द्वारा की जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट सरकार है या वर्तमान गवर्नमेंट है, जिसे हम कह सकते हैं मोदी सरकार जिसे कहते हैं, उनके द्वारा भारत की परंपराओं को, सांस्कृतिक धरोहरों को और भारत की प्राचीन पुस्तकों को, वेद को, पुराण को या अन्य जो चीज़ें हैं, भारत की जो अपनी खुद की धरोहरें हैं, भारत की जो पहचान है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उनको संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए। क्योंकि भारतीय ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी का कल्याण हो, सभी के लिए बात की जाती है। तो इस प्रकार से भारत की जो पुस्तकें हैं वो सबके कल्याण की बात करती हैं, ना कि केवल हिंदू सनातन परंपरा की या सिर्फ हिंदुस्तानियों की, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की कल्याण की बात नहीं करता है। वो पूरी दुनिया के कल्याण की बात करता है और इसीलिए पूरी दुनिया इसके प्रति आकर्षित होती है। हिंदू सनातन परंपरा की अगर हम बात करेंगे या जो भारत की संस्कृति है, कल्चर की बात करेंगे, तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको शिकागो सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम नरेंद्र था, वहीं से उन्हें स्वामी का पद प्राप्त होता है। और स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में अपना भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय धर्म को, सनातन परंपरा को लेकर अपनी स्पीच देते हैं, जबकि उन्हें बहुत कम समय मिला हुआ होता है, लेकिन जब वो स्पीच देना शुरू करते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया इकट्ठा हुई थी और दुनिया के लोगों को पता चलता है कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, भारत एक सांस्कृतिक धरोहरों का राष्ट्र है और जो अपनी परंपराओं के दम पर अपनी ख्याति बनाए हुए है। और आज भी भारत, आपने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहास में आपने कभी नहीं ये देखा होगा कि भारतीय कोई राजा ऐसा हो जो दूसरे देश पर जाकर कब्जा किया हो। भारत हमेशा अपनी चीज़ों को संरक्षित करता है। हाँ, लेकिन भारत पर कोई आक्रमण किया है तो भारत ने उसको छोड़ा भी नहीं है। यानी कि हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई मारेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस नीति पर भारत काम करता है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से भारत के भूभागों को ऐतिहासिक या गलत निर्णयों से भारत से अलग किया गया है, भारत उन्हें लेने के लिए तत्पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीओके के लिए भारत की जो वर्तमान सरकार है खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि हम पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उनको भारत में मिलाने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से भारत लगातार अपनी सांस्कृतिक धरोहरों और अपने भूभागों को अपने पास लेने की बात कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकता में एकता बसता है। भारत की भौगोलिक बनावट देखी जाए तो दुनिया में जितनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं भारत में, नदी है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, पर्वत है, पठार है, सब कुछ भारत में आपको मिलता है, समुद्र है। तो भारत एक समृद्ध देश है और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग भाषाएं और सैकड़ों से ज़्यादा भाषाएं केवल भारत में ही बोली जाती हैं। भाषाएं बोली जाती हैं, साथ ही साथ उपभाषाओं की बात करेंगे तो बहुत ही लंबी कतार बन जाने वाली है। तो एक गौरव का क्षण भारत के लिए रहा है कि भारत की पुस्तकों को अब इस प्रकार से रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन, रामचरितमानस अवधी भाषा, पंचतंत्र और सहृदय लोकन की बात करेंगे तो सहृदय लोकन, लोकन ये आपका संस्कृत भाषा में है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, MOWCAP के
क्षेत्रीय रजिस्टर में इन्हें दर्ज करने की घोषणा की गई है और ये 10वीं आम बैठक के दौरान हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए।